कॉपी चेक करने वाला इंसान है वो आपको नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता आप स्कूल में क्या कर रहे थे, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे। उसके सामने सिर्फ एक कॉपी है और उस कॉपी के बेसिस पर वो आपको जज करता है। लिखने के बाद में और क्या किया जा सकता है जिससे आपका पेपर और प्रेजेंटेबल लगे। अब इसमें जो छोटी बड़ी गलतियां हैं वो सारी चीज जो है सब पे बात करेंगे। जो आपने पढ़ा है साल भर वही लिख के आओगे, लेकिन जब वो आप लिख रहे होते हैं ना तो उसी के पैरेलल में आप क्या करते हो कि जैसे कैसे लिख रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आई विश एंड आई प्रे कि नेक्स्ट ईयर जब मैं बच्चों को बता रहूंगा कि इस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है, ये चीजों पर ध्यान रखना है, तब मैं आपकी कॉपी इस तरह से लगाऊंगा। ठीक है, आपकी कॉपी इस तरह से लगाऊंगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने आंसर राइटिंग के हर एक पहलू को टच किया। बेसिक्स मैंने आपको बताया क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से किस प्रकार के क्वेश्चन को डील किया जा सकता है, उन हर चीजों पे हमने क्या किया, बातचीत की है। अब अल्टीमेटली हमने जितना भी जो भी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है ना, सारा सब कुछ बॉइल डाउन कहां होता है, सारा सब कुछ बॉइल डाउन होता है वो 3 घंटे में जिस दिन आप आंसर लिख के आने वाले हैं। अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो तो आपका कंटेंट इज द किंग। ठीक है, जो आपने पढ़ा है साल भर वही लिख के आओगे, लेकिन जब वो आप लिख रहे होते हैं ना तो उसी के पैरेलल में आप क्या करते हो कि जैसे कैसे लिख रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द आंसर। तो उस सेंस में आंसर का प्रेजेंटेशन वाला पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लिख रहे हो। तो लास्ट एपिसोड फॉर दिस सीरीज, इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। उसी तरह से देखो, मैं क्या बताया आपको स्टार्टिंग में, बताया था कि वीडियोस नहीं है, वर्कशॉप है। कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे कि एग्जांपल्स में हम देखेंगे क्या गलतियां करना है, क्या नहीं गलतियां करना है। कुछ आपको टास्क दूंगा तो उन सारी चीजों को साथ में करते चलना, और जो लास्ट स्टेज है, ठीक है, लास्ट स्टेज ये है कि हाँ बस अल्टीमेटली अब लिखना है आंसर, तो वो कैसे लिखना है वो सारी चीजें हम बात करेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो द एजेंडा इज वेरी क्लियर, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हियर वी गो। तो कंप्लीट गाइड टू पेपर प्रेजेंटेशन, जो पेपर प्रेजेंट करोगे तो उसके ऊपर एक कंप्लीट गाइड मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे। मतलब एक तरह से वीडियो एक कंप्लीट गाइड होगा आपका। अब पेपर प्रेजेंटेशन में वही आंसर लिखते समय, जैसे हमने 3 एस्पेक्ट समझे थे कि आंसर लिखने से पहले, लिखते समय, लिखने के बाद क्या ध्यान रखना है, वही चीज यहां समझो कि कुछ तो बेसिक्स हैं जो प्रेजेंटेशन में आपके बहुत बेसिक डाउट रहते हैं। कौन सा सेक्शन, क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग, पेन कौन सा इस्तेमाल करें, कलरफुल, नॉन कलरफुल, तो ये सारे जो बेसिक्स है ना, जो मतलब बोल सकते हैं चुटपुट टाइप के सवाल पहले ही आपके मन में आ गए होंगे, तो बेसिक्स। अब जब आप लिख रहे हो तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इनको लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखा जाए, मैप, ग्राफ, डायग्राम, वो सब बात करेंगे। फिर आफ्टर राइटिंग मतलब क्या है कि लिखने के बाद में और क्या किया जा सकता है जिससे आपका पेपर और प्रेजेंटेबल लगे। अब इसमें जो छोटी बड़ी गलतियां हैं वो सारी चीज जो है सब पे बात करेंगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहाँ पे। जो कॉपी चेक करने वाला इंसान है वो आपको नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता आप स्कूल में क्या कर रहे थे, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे। उसके सामने सिर्फ एक कॉपी है और उस कॉपी के बेसिस पर वो आपको जज करने वाला है। इस मायने में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉपी को, मतलब आपने कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करके दिया है, कैसे कि आपको सब पता है और सब पता होने के साथ साथ वो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, तो क्या हो रहा है कि आपको नंबर पूरे मिल रहे हैं उतने ही जितने शायद आपकी क्लास के टॉपर को मिल रहे हैं। पॉइंट ये है कि क्योंकि दोनों की कॉपी एक जैसी है। स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि टीचर आपको जानता है, कॉपी चेक करने वाले के सामने तो सिर्फ कॉपी है और उस कॉपी के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्लियर है? इश्यूज एसोसिएटेड विद द पेपर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला ये जो पेन देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आप अच्छे से समझना। पेन की अगर बात करें तो पेन के ऊपर एक तरह से जंग छिड़ी हुई है कि कौन सा पेन इस्तेमाल करें सर, ब्लू, बॉल, ब्लैक, जेल, अलग अलग प्रकार। कोई बोलते हैं कि सर कलरफुल ले जाएं क्या। तो मैं आपको सीधी सटीक बात बता दूं, देखो पेन की अगर हम बात करें तो पेन में बॉल और जेल जो है इस पे तुम्हें जिसमें सहूलियत हो, मतलब साल भर से आप लिख रहे हो, साल भर से क्या लिख रहे हो, जब से पेन पकड़ना सीखे हो तब से लिख रहे हो, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मतलब जिसमें आपकी स्पीड अच्छी चलती हो, और प्रेफरेबली वो पेन से ही लिखना जिससे आप
साल भर से लिखते आ रहे, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस हो गई उसके साथ में। वो बॉल जेल दोनों मायने नहीं रखता है, किसी की स्पीड बॉल से आती है, किसी की जेल से आती है। जेल से लिख रहे तो एक चीज ध्यान रखना बस कि वो वाटर प्रूफ हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बॉल जेल की लड़ाई खत्म होती तो ब्लू ब्लैक की लड़ाई आती है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रेड जैसे पेन जो रहता है, रेड पेन टीचर्स के लिए होता है, तुम्हें नहीं, अभी टीचर नहीं बनना है, ठीक है। और उसके बाद में ग्रीन पेन जो होता है तो प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए होता है, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है तुम, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ब्लू और ब्लैक, ये बच गए। कलरफुल का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप ड्राइंग का पेपर हाँ ड्राइंग का पेपर देने जा रहे हो तो केस अलग है। बाकी किसी भी उसमें कलरफुल पेन का ज्यादा इस्तेमाल मत करना, हाइलाइटर वगैरह का इस्तेमाल मत करना। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। क्लियर हुआ? अब ब्लैक और ब्लू की अगर बात करें ना, तो ब्लैक ब्लू में से देखो आंसर आपको ब्लू में ही लिखना है, ब्लैक में आंसर नहीं लिखना है। समझ में आ गई ये चीज? सुंदर दिखती है सर कॉपी, अरे वहां पे हम उसको ऐसे कोई मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जितवाना है, सुंदर नहीं दिखाना है। कॉपी पॉइंट ये है कि जो गाइडलाइन दिए, तो मतलब ब्लू पेन यानी कि ब्लू पेन। हेडिंग के लिए आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे हेडिंग भी आप ब्लू से लिख रहे हो तो उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पेन की बात हो ही रही है, अंडरलाइन की बात हो रही, तो ये हाईलाइट कर देता हूं, पेन से अंडरलाइन नहीं करोगे बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पेन से कोई दुश्मनी है, मैं बता रहा हूं जैसे अंडरलाइन करते समय मान लो आपने एक शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा आपने आर्ट, अब पेन से अंडरलाइन कर रहे थे आपने, वो ऐसा हो गया, अंडरलाइन करते समय हाथ बहक जाते हैं, ठीक है, उम्र ऐसी है। तो अब क्या करेंगे? अब अगर आपने आर्ट को काट दिया तो फिर आप इधर आर्ट लिखोगे, कॉपी गंदी करोगे। तो पेंसिल से अगर अंडरलाइन करते समय इधर उधर बहक भी गए तो मिटा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बचपन में आपको पेंसिल दी जाती थी लिखने के लिए, अगर आप गलतियां करो तो गलतियां करके सुधार किया जा सके उन पे, ठीक। तो यहां पे खैर पॉइंट जो है, पॉइंट ये है कि पेन, ब्लू पेन से ही आंसर लिखना है हमें, अंडरलाइन पेन से नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो पेन की अगर लड़ाई खत्म हुई तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? फिर जो बेसिक में आपको दिक्कत जाती है कि सर सेक्शन कौन सा स्टार्ट करें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो सेक्शन वाली अगर बात करें हम, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सबसे पहले सेक्शन मेंशन करना होगा। जैसे ये आपके आंसर शीट रहेगी, अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेक्शन ए करेंगे आप, सेक्शन ए के बाद में आप यहां पे मेंशन करेंगे कौन सा सेक्शन है वो। जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखा, ठीक है, इसको मतलब सेंट्रल लाइन कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने के बाद में फिर आप यहां से अपने आंसर लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो, सेक्शन में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप सेक्शन मेंशन करेंगे। अब सेक्शन में देखो, या तो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं आप सेक्शन मतलब ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लॉन्ग आंसर वाला कर रहे हैं तो डी, ठीक है, डी के बाद में सी बी ए ऐसा लिख दिया, ई और एफ आपको बाद में करना है, ई और एफ बाद, मतलब सेक्शन में कोई बंदिशें नहीं है। आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि सेक्शन आप क्या करना चाह रहे हो, सबसे पहले सेक्शन एफ करना चाह रहे हो तो सेक्शन एफ करो, सेक्शन एफ के बाद में फिर आप जैसे ई करना चाह रहे हैं, फिर डी करना चाह रहे हैं, तो वैसी सीक्वेंस में आना चाह रहे हो, ए करना चाह रहे हैं पहले फिर डी करना चाह रहे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन इतना कबड्डी करना नहीं है। वहां पे पॉइंट ये रहेगा कि एक क्रोनोलॉजी में चलोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग आंसर से चालू कर रहे हो अगर, तो जैसे डी सी बी ए करके फिर आप वैसा कर देना। तो सेक्शन में कोई बंदिश नहीं है, और अगर सीधा सिंपल सटीक रखना तो ए से ही चालू करो। बात वही आती, उन्हीं 3 घंटों में वो भी लिखना है, इन्हीं 3 घंटों में वो भी लिखना है। अब ये रहता है कि कभी कभी कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि लास्ट टाइम आते आते पैनिक ज्यादा होने लगते हैं, लॉन्ग आंसर वहां बिगाड़ते हैं तो 5 नंबर सीधे बिगड़ते हैं। तो इसके लिए पीछे से शुरू करना भी कोई बच्चे प्रेफर करते हैं। तो आपकी जो स्थिति हो आप उस हिसाब से जो भी जहां से भी स्टार्ट करो, पॉइंट है कि सेक्शन अच्छे से मेंशन करना, ठीक है। अब सेक्शन तो आप कोई भी कर सकते हो, उसमें तो आपको लेवरेज दे दी, लेकिन आप ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आंसर लिखते समय सीक्वेंस ना बिगाड़े आप। सीक्वेंस बहुत बच्चे बिगाड़ते हैं। मतलब क्या है कि आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं तो आप ये आंसर नंबर 1 मेंशन करके आंसर नंबर 1 लिख दिया पूरा आपने। अब आप क्या लिख रहे हैं, जैसे आंसर नंबर 5 लिख रहे हैं तो ऐसा मत करना कि 5 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, ठीक है, फिर आपको ध्यान आया कि 10th वाला बन रहा था तो 10th कर देता हूं। तो ये सीक्वेंस बिगाड़ना पाप होता है, पता है आपको ये क्यों? क्योंकि ये आप क्या करवा रहे हो, परेशान कर रहे हो एग्जामिनर को। अब एग्जामिनर को फिर क्या करना पड़ेगा, पेपर पलटना पड़ेगा, मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें ढूंढना पड़ेगा, अच्छा इसने 2 का ये लिखा है, ओके, फिर पेपर बंद करके फिर 2 का लिखने के बाद में फिर 2 का चेक करेगा और फिर पता लगेगा कि 5 आ गया तो फिर 3 और 4 छोड़ के 5 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितना कष्ट आपने एग्जामिनर को दिया उतना कष्ट आपके नंबरों को भी होगा। मैं आपको बहुत बेसिक से हर चीज बताते चल रहा हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेक्शन मेंशन करो, सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है, और हर सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करो।
कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है, तो उस पर एक चीज रहेगी कि जैसे सेक्शन ए हो गया आपका, अब सेक्शन ए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, अभी इस पे बात करेंगे कैसे करना है ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सर जैसे सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया ना, तो सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी जो है, तो ये पेज अब छोड़ दो, ठीक है, जान नहीं निकालना है कि जगह इतनी बच रही सर तो सेक्शन बी यही लिख दूं क्या, नहीं, नए पेज से, हर एक सेक्शन नए पेज से, सेक्शन ए खत्म हो गया फिर सेक्शन बी नए पेज से करना, ठीक है। तो वो क्या दिखता है, क्लियरली डिमार्केटेड दिखता है, क्लियरली डिमार्केटेड दिखता है, समझ में आया। अब ये आपको चीज ध्यान रखना है कि सेक्शन मेंशन करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है, और हर नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो कंफ्यूजन है कि विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट, तो वो आपकी कन्वीनियंस से कर सकते हो। मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि ए बी सी डी जाने तो सिंपल, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करो ना कि आपका पेपर छूटे ना, ठीक है। शुरुआत से ही वही पेस बना के रखना कि आखिरी तक जाए, तो पेपर सीधा प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं आगे किस चीज पे, कि हाउ टू प्रेजेंट। अब आपके सामने पूरा पेपर है, अब पूरे पेपर में देखो मैथ्स का पेपर आया, तो मैथ्स के पेपर में मैं आपसे आगे रह के कह रहा हूं कि मैथ्स के पेपर में आपको क्या करना रहेगा, एक मार्जिन बनाना रहेगा। मार्जिन भी ऐसी मत बना देना कि आधा पेपर ही खा गए, ठीक है। मार्जिन एक से मतलब 1 इंच की 2 इंच की जैसे आपको लगे, जितना कन्वीनियंस, तो उतनी मार्जिन बना दी आपने, ठीक है। पेंसिल से बनाना मार्जिन, पेंसिल यहाँ पे ये मार्जिन पेन से भी बना सकते हो, ये मार्जिन पेन से बना सकते हो, क्योंकि वो परमानेंट रहेगी, उसमें आपको बार बार मिटाना नहीं रहेगा, ठीक है। अब रफ वर्क करना है यहाँ पे, फाइन, यहाँ पे रफ वर्क करना, तो उस तरह से मैथ्स के पेपर के लिए आपकी मार्जिन हो गई। अब अगली बात ये आती है कि सर सोशल, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनमें मार्जिन बनाए कि नहीं। तो अब देखो सजेशन सुनो, सजेशन ये है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टीचर्स बताएंगे मार्जिन बना भी सकते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, बना भी सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है क्या कि कभी कभी मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं कि किसी प्रकार का बेनिफिट है तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे मार्जिन बहुत बड़ी बनाते हैं और बहुत बड़ी मार्जिन बना के फिर क्या करना चालू करते हैं, वो कि पेज भरने की कोशिश करते हैं, और वो क्लियरली विजिबल होता है, वो क्लियरली विजिबल होता है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, फेंक रहा है बस, क्यों, क्योंकि उसको पेज भरना है। तो और मार्जिन होती है रफ वर्क के लिए, तो रफ वर्क जो है, तो वो रफ वर्क आपको साइंस में तो करना ही नहीं है, मतलब सोशल में तो करना ही नहीं है, सोशल में क्या रफ वर्क करोगे, तो उसके लिए मार्जिन नहीं बनाओगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में तो भी चल जाएगा। टीचर नंबर कहां देगा, तो टीचर नंबर कहां देगा, तो जैसे अगर आप देखोगे तो टीचर को नंबर देने के लिए क्या रहता है, टीचर को नंबर देने के लिए आप जब आंसर लिख रहे हो तो 1-2 लाइन छोड़ो, तो जैसे आपने एक आंसर पूरा लिख दिया यहाँ पे, ये ठीक है, ये आंसर लिखने के बाद में आपने एक लाइन छोड़ दी है ये ऐसी, ठीक है, नया आंसर उससे चालू किया, तो इन दोनों के बीच में गैप रहता है, तो टीचर यहाँ नंबर दे सकता है आपको 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से। क्लियर हुआ। तो मार्जिन ना बनाओ डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो बेहतर है, क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली चीज नहीं दिखेगी, समझ में आया, प्रॉपर स्पेस दो, मार्जिन की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कहानी, ऑब्जेक्टिव्स में बताया आपको, जैसे सेक्शन ए है तो आप मेंशन करेंगे सेक्शन ए नए पेज से, सेक्शन ए नए पेज से मेंशन करके स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा आपने। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने के बाद में अब आपकी एक मार्जिन तो ऑटोमेटिकली रहेगी, ठीक है। इधर आपको जैसे लेफ्ट साइड पर मार्जिन बनी हुई है, अब उसमें ऐसा नहीं कि आपको और जगह चाहिए तो एक और मार्जिन खींच दिया, मार्जिन मार्जिन मत खेलते रहना बस, ठीक है। तो अब आपका आंसर 1 है, तो ये आंसर 1 लिखा। जैसे एमसीक्यूज है तो आंसर 1 में अगर बी आ रहा है सही आंसर आपका, तो आंसर 1 बी लिखने के बाद में वो जो लिखा है बी, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टेटमेंट किसने कहा, ड्यूक मेटरनिक ने, तो वो ड्यूक मेटरनिक भी लिखना है यहाँ पे, समझ में आया। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना। अब क्या है, हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींचना है, सर आपने बताया, तो लॉजिक लगाना। ऑब्जेक्टिव में लाइन खींचोगे तो एक लाइन के बाद लाइन खींचोगे तो लाइन ही लाइन दिखेगी पेपर में। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन के बाद में एक लाइन छोड़ के, ठीक है। बी के बाद में अब जैसे अगला आपका आंसर था सी में अगर आपके आंसर में मान लो क्या जा रहा है, नेपोलियन कोड 1804 का था, तो ये 1804, तो अब हर बार लाइन नहीं खींचना है, वो तो पूरा सेक्शन कंप्लीट होएगा, फिर सेक्शन को हम क्लोज कर देंगे स्केल से, ठीक है, फिर सेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्या रहेगा आपका सेक्शन ए जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो है, शॉर्ट आंसर जो ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में 4 में से एक चूज करना रहेगा, तो वो एबीसीडी में से कौन सा चूज कर रहे हो और ऑप्शन में क्या लिखा है उतना करना है आपको, ठीक है, उतना करना है आपको, समझ में आया। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो अब शॉर्ट आंसर सेक्शन बदल गया, अब सेक्शन बदल गया तो क्या करना है, पेज बदलना है। इस पेज पर अगर इतनी जगह बच भी गई तो ऐसा नहीं कि भैया पैक करके घर ले जाएंगे जगह, ठीक है, होटल में नहीं हो तुम, यहां पे क्या करना है आपको कि ये जगह छोड़ दो, पैसे दिए आपने इस चीज के, तो वो मतलब इस्तेमाल कर सकते हो आप, इतनी जगह छोड़ना, अगला पेज पलटना, अगले पेज पे सेक्शन बी डालना और शॉर्ट आंसर चालू करना। शॉर्ट आंसर में क्या करना है आपको, शॉर्ट आंसर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स, जितना पूछा है ना सवाल ने उतना तो लिखना है बस, जितना पूछा है, तो वही शॉर्ट आंसर में आपको 2 पॉइंट्स लिख के लाइन क्लोज करना है। अब जैसे सेक्शन बी पे आ गए आप, ठीक है, तो सेक्शन बी आपने स्टार्ट किया यहां से, ये सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में आपने शॉर्ट आंसर जो है आपके,
तो शॉर्ट आंसर लिखा, मेंशन करने के बाद में शॉर्ट आंसर यहां से लिखना चालू किया। जैसे आंसर नंबर आपका मान लीजिए 21 था, आंसर नंबर 21 पूरा लिखा, शॉर्ट आंसर 1 पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आंसर का ये लिखा है यहाँ पे। अब लिखने के बाद में जैसे ये लाइन रहती है ना, तो इस लाइन पे से आप क्या करेंगे, स्केल से, ठीक है, इस लाइन पे स्केल से ये लाइन क्लोज कर दी आपने, ठीक है, ये लाइन आपने ऐसी क्लोज कर दी। अब आपका अगला आंसर ये यहाँ आ गया। तो अब देखो क्या हो रहा है ना कि जब आप लाइन पे लाइन करके क्लोज कर रहे हो तो ये 2 लाइन छोड़ रहे हो तो यहाँ जगह मिल रही। तो जो आप बोल रहे हो कि आंसर लिखने की जगह मार्क्स डालने के लिए मार्जिन बनाते हैं, तो आपका काम यहाँ हो जाएगा, ठीक है, आपका काम यहाँ हो जाएगा। तो मैं उसके बाद में लॉन्ग आंसर, अब लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर में क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग आंसर जो रहेंगे तो वही 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखो, जिसमें डायग्राम वगैरह रहते हैं तो उसमें डायग्राम बनाओ, सीक्वेंस फॉलो करते चलना, बस लॉन्ग आंसर भी हो गया। अब आते हैं मैप वर्क। तो प्रेजेंटेशन में मैप वर्क में बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यह है आपका मैप जैसे, तो मैप में 2 चीजें रहती है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक प्लॉटिंग के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे 37 का ए, तो आप क्या कर रहे हैं, 37 का ए जो है आपका, तो 37 का ए आप जैसे यहाँ पे नागपुर लगा दिया आपने, ये नागपुर लिख दिया, 37 का ए वाला जो था, तो 37 का ए का आंसर था, आपने नागपुर लगा दिया, 37 का ए नागपुर लगा दिया। अब आपको प्लॉट करने के लिए बोल दिया, क्या प्लॉट करने के लिए बोल दिया आपको, चेन्नई प्लॉट करने के लिए बोला। जैसे तो ये चेन्नई था, तो अब आप क्या करेंगे, चेन्नई पे जैसे आपने सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया, यहाँ चेन्नई भी लिख देना, ठीक है, तो आपने ये चेन्नई लिख दिया, यहाँ पे सर्कल बनाया। अब यहाँ आपका एक इंडेक्स बनेगा, ठीक है, यहाँ आपका एक इंडेक्स बनेगा, तो आप उसमें सर्कल करके चेन्नई लिखेंगे, ठीक है, सर्कल इज इक्वल टू चेन्नई। फिर आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से आपसे क्या बोल दिया था, दिल्ली बताओ, तो आपने ट्रायंगल बना के ये दिल्ली बताया, ठीक है, तो ये दिल्ली बताएंगे, तो ऐसे इंडेक्स बनाएंगे। अब पेन से करें कि पेंसिल से, देखो बच्चे डरते हैं सर पेंसिल से लिखेंगे उन्हें मिटा दिया, तो कोई तरह फ्री नहीं है कि आपको मिटाने के लिए बैठे हैं वहां पे। पॉइंट ये है कि अगर आपने प्लॉट करते समय, लिखते समय गलती कर दी पेन से, तो फिर आप पेन से कैसे मिटाओगे, नहीं मिटता है, काटोगे, मैप गंदा करोगे, मैप एक ही मिलता है। मैप आपको पॉलिटिकल मैप मिलेगा और मैप पेपर वाले ही देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे एक दिन कमेंट सेक्शन देख रहा था तो पूछ रहे थे कि सर मैप घर से लेके जाना है कि नहीं, ठीक है, मैप आपको वही एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा। ध्यान रखिए, पहली बार बोर्ड दे रहे हो ना, कोई बात नहीं, तो मैप आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा। मैप पॉलिटिकल रहेगा, मैप पे आइडेंटिफिकेशन लोकेशन के लिए आएगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही करना, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैप का, और ये पेंसिल से करना, क्लियर हुआ, पेंसिल से करना। पेंसिल से मैप करने के बाद में एक चीज और ध्यान रखना है कि मैप पे क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैप पे क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, क्लियर हुआ। अब मैप करने के बाद में जब मैप को आप क्या करते हैं कि एक तरह से जैसे टाई करते हैं ना, तो पीछे मत करना शीट के, मैप को कहां टाई करना, बीच में, ठीक है, मैप को बीच में टाई करना। जैसे आपकी आंसर शीट रहेगी तो आंसर शीट के बीच में लगाना, और जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा, क्योंकि कॉपी लैंडस्केप में होगी और मैप आपका इस तरह से ऐसा A4 साइज की ऐसी शीट रहेगी, तो ये जो एक्स्ट्रा रहेगा इसको ऐसा मोड़ देना, वहां पे फोल्ड कर देना, नीचे जो लटक रहा होगा उसको फोल्ड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से मैप एटिकेट है, ठीक है, मैप एटिकेट। अब मैप एटिकेट के बाद अगर हम बात करें तो ये मैप फोल्ड कर दिया आपने, मैप रख दिया अच्छे से। एक और चीज क्या ध्यान आ रही थी मुझे मैप में, हाँ, ये जैसे आपने मैप पे तो मैप वर्क पूरा कर ही दिया, प्लॉटिंग वाला पार्ट भी कर दिया, आइडेंटिफिकेशन वाला भी कर दिया। अब अगली चीज जो है ना, अगली चीज क्या है कि जैसे एक पेज है तो आपकी शीट में पेज खाली रहेगी रहेगा, तो एक शीट पे आपको ये करना है, जैसे सेक्शन एफ है आपका मैप वर्क, सेक्शन एफ मैप वर्क, तो ये मैप वर्क का जो सेक्शन रहेगा आपका, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक बार सारे आंसर्स लिख देंगे। 37 का जैसे ए था आपका, 37 का ए, उसमें ए ये था, बी ये था, ठीक है, तो यहाँ जो आपने लगाया है वो लिख देंगे। जैसे लोकेटिंग के लिए आया था आपका, मान लो क्या है कि लोकेटिंग के लिए आपका जैसे नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आया तो आप लिख देंगे क्या कि 37 का बी जो था, तो बी का आंसर ए वाला जो नरोरा न्यूक्लियर, ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे, यूपी लगाया, यूपी में लगाया आपने, ठीक है, ये लिख देना। आप बोलोगे सर डबल मेहनत क्यों करवा रहे हो, देखो टाइम बचेगा तो मैप करने के बाद ये लिखना, ठीक है, टाइम नहीं बचेगा तो छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैप पे आपने प्लॉट कर दिया। लिखवा इसलिए रहा हूं मैं क्योंकि फॉर दी सेफर साइड, मान लो अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है, ठीक है, तो आपका मैप अगर डिस्प्लेस हो गया ना, तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी तो मिलेगी, कॉपी डिस्प्लेस नहीं होगी, ठीक है, इतनी खराब किस्मत नहीं होगी, तो उस कॉपी में लिखा रहेगा। अगर मैप डिस्प्लेस भी हो जाता तो एटलीस्ट आपके पास एक जगह और आपने सेफ साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब क्या है, प्रोटेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं भी करोगे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम बच रहा है आपका, तो ये चीज करना मैप वर्क के लिए, ठीक है, मैप वर्क के लिए ये चीज करना, मैप को बीच में टाई करना हो, क्लियर हुआ। तो ये तो मैप वर्क की बात होगी। अब ग्राफ वर्क की अगर बात करें, मैथ्स में आता है ना ग्राफ, तो ग्राफ में भी आपको क्या करना है, पहली बात तो वही कि ग्राफ में ज्यादा मिटाते हैं ना, तो ग्राफ में ज्यादा मिटाने के साथ ये हरा कलर उड़ता चले जाता है उसका,
ठीक है, तो कोशिश ये करना कि आप ज्यादा गलतियां ना करो ग्राफ में। और दूसरी चीज ग्राफ में वही कि टाई उसको भी बीच में करना, नीचे से फोल्ड करना, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना और की जरूर बनाना, ग्राफ पे भी की जरूर बनाना, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, साफ सुथरा रखना। ठीक है, तो ये ग्राफ की भी वही बात हो गई, क्लियर हुआ? ग्राफ की भी वही बात हुई। अब बात करते हैं किस चीज की, न्यूमेरिकल्स की। तो जैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपके, तो न्यूमेरिकल्स में सॉरी डायग्राम आ रहा है, तो डायग्राम मान लो अपन ने किसी भी चीज का बनाया आपने, ठीक है, आपने ह्यूमन ऑर्गन्स का वो जो भी डायग्राम बनता है, ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम आपने बनाया, ठीक है, तो डायग्राम बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि इसोफेगस है तो इसोफेगस है, लिवर है, स्टोमक है, जो भी है, तो उनकी सबकी लेबलिंग जो है ना, जैसे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने लेबलिंग जो है, तो लेबलिंग फिर बराबर करना, ठीक है, कि सारे वर्ड्स जो है, आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं तो अलाइंड लगे सारे के सारे, ठीक है, सारे वर्ड्स आपके अलाइंड लगे, डायग्राम सुंदर है, ठीक है, तो सारे वर्ड्स आपके एक अलाइनमेंट में लगना चाहिए। इधर जगह कम पड़ रही है तो इधर की तरफ आप ग्लैंड वगैरह का कुछ भी लिख रहे हैं तो सबकी लेबलिंग जो है अलाइन लगे, ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। सुंदर पेंसिल शार्प करके ले जाना और फिर प्रेजेंट करना, तो वो क्या रहेगा कि मतलब कह सकते हैं कि प्रेजेंटेबल लगे आपका डायग्राम भी, क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो इन सारी चीजों के नंबर नहीं है, सुनो, एक डायग्राम जो बच्चा खराब बनाएगा उसको भी नंबर मिलेंगे अगर उसने सारी चीजें सही लिखी है तो, और एक कोई सुंदर बनाएगा नंबर उसको भी मिलेंगे, लेकिन एक ओवरऑल इंपैक्ट जो रहता है ना, प्रेजेंटेशन क्यों मायने रखता है, देखो सिंपल सी बात है कि आप ओवरऑल इंपैक्ट क्या छोड़ रहे हो वो आपका पेपर बताएगा, कैसे आपने प्रेजेंट किया है। ठीक है, एक कॉपी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुश हुआ मैं, तो अगर एक आधे नंबर कहीं कम भी हो रहे होंगे तो मेरा माइंडसेट ऐसा लगा कि चलो यार दे दो, अच्छा लिखा बच्चे ने, ठीक है, तो वो केस रहता है, समझ में आया? अब ये हो गया, इसके बाद में क्या है, न्यूमेरिकल्स भी हो गए, डायग्राम, हाँ डायग्राम हो गया, न्यूमेरिकल्स की बात है। तो न्यूमेरिकल्स में एक चीज मुझे बताना है आपको कि आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में क्या, न्यूमेरिकल में मतलब जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो वहां पे यूनिट्स वाला खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट वाला ऐसा है कि जब मैं स्टूडेंट था तब से लगा कि आज तक सभी स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि यूनिट लिखना बार बार भूल जाते हैं। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, स्टेप्स। और न्यूमेरिकल्स के साथ केस ये है कि जितना आ रहा है वहां तक करो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है पूरा तो वो स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे, समझ में आ रहा है? तो उस तरह से वो चीजें न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है आपको। तो प्रेजेंट करते समय इन छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ठीक है? अब ये हो गया, उसके बाद में प्रेजेंटेशन मैटर क्यों करती है, तो वही मैंने भी थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिया उसका। प्रेजेंटेशन मैटर इसलिए करती है, चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि खाना आपको टेस्टी लगेगा नहीं लगेगा, तो आपने खा के नहीं देखा फिर भी आप बोल रहे हो कि सर टेस्टी लगेगा, क्यों? क्योंकि वो उसको प्रेजेंट उस तरह से किया जा रहा है। तो आपका आंसर जो है, हो सकता है आपने आंसर में कुछ गलत लिखा हो सकता है आपने आंसर में कुछ गड़बड़ी करी हो सकता है आपका आंसर उतना क्वालिटेटिव ना हो, लेकिन अगर उसको प्रेजेंट उस तरीके से कर दिया ना कि ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जो बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं उन्हें हर कॉपी के पैसे मिलते हैं, मतलब हार्श रियलिटी बता रहा हूं मैं, और उनके सामने ऐसा पहाड़ रखा रहता है कॉपी का, तो फटाफट चेक करते हैं। आप जितना कन्वीनियंट बना देंगे, आप जितना इजी कर देंगे कॉपी चेक करने वाले के लिए, तो आपको उतने इजीली नंबर मिल जाएंगे, और आप जितना कष्ट दोगे आपके नंबरों को उतना कष्ट मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, इस चीज को माइंड में रख के फिर आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स, वो विंडो ड्रेसिंग वाला खेल है, वो विंडो ड्रेसिंग वाला खेल है। तो प्रेजेंटेशन में जो हैक्स है वो क्या है कि हमें थ्योरी में आंसर पॉइंट्स में लिखना है, इंग्लिश हिंदी का केस अलग है, बाकी जहां भी आप थ्योरी लिख रहे हैं, सोशल में, साइंस में, फिजिक्स में, तो जहां भी आप डेफिनेशंस वगैरह थ्योरी लिख रहे हैं, पॉइंट्स में आंसर जाएंगे आपके, इस चीज की गांठ बांध लीजिए। आंसर पॉइंट में जाने का अगेन वही पॉइंट है, क्या कि आपने इजी कर दिया कि मुझे 4 नंबर का क्वेश्चन में 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 4 नंबर दे दो, ठीक है, तो उस तरह से टिक 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 4 नंबर मिल गया आपको, समझ में? आंसर पॉइंट्स में ही जाएंगे। अब यहां पे प्रेजेंटेशन में अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो वो है आपकी स्केल, आपकी पेंसिल और आपकी लाइंस। स्केल, पेंसिल, लाइंस। देखो बहुत ज्यादा कलरफुल पेपर नहीं करना, अगेन आई एम वार्निंग दिस, मैंने पहले भी बता दिया और अभी बता रहा हूं कि आपको ड्राइंग का पेपर नहीं करके आना है, आपको आपके पेपर में सिर्फ सिंपल सटल रुख रखना है पेपर का, ठीक है? तो क्या है, ओवर ड्रेस ना लगे आपका पेपर, तो उसमें क्या है, स्केल का इस्तेमाल करना, पेंसिल का इस्तेमाल करना, लाइंस बनाना, आपका पेपर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है? कैसे? तो देखो मैं आपको समझाता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये वाली शीट और ये वाली शीट, दोनों शीट देख के आपको क्या लगता है कि कौन सी टॉपर की शीट है? ठीक है, अपने मन से जुड़े ना, मन में जवाब दो, इन दोनों शीट में से आपको कौन सी शीट टॉपर की लगती है? तो अब अगर मैं आपको मन पढ़ के बताऊं आपका, तो आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने ये सिलेक्ट किया होगा कि सर ये टॉपर की है। मजे की बात है कि दोनों टॉपर की है, लेकिन तुमने इसे क्यों टॉपर बना दिया? इसे टॉपर इसलिए बना दिया क्योंकि वो प्रेजेंटेशन और राइटिंग वाला पार्ट और ये वाला जो है, तो ये भी टॉपर, मतलब ये भी टॉपर की ही आंसर शीट है, लेकिन इसको पूरे नंबर इसको भी मिले, लेकिन आपने इसको टॉपर क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्यों? क्योंकि आपको लगा दोनों में से अगर एक चूज करना होगा तो यही होगा, ठीक है? अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि देखो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो है,
यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया है, बहुत कंजेस्टेड तरीके से लिख दिया है, बहुत सारे स्पेशल सिंबल वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंपैक्ट जो है गलत छोड़ देता है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सटल लुक रखा है एग्जाम, मतलब एग्जाम लिखते समय इस बच्चे ने पेपर में बाकायदा क्या किया, जैसे जो कीवर्ड है तो नेशनल यूनिटी का आइडिया, मिडिल क्लास के लोग थे, फिर उसके बाद जैसे अगर आप लिख रहे हैं तो क्या है, लिबरलिज्म का आइडिया बता रहे, तो डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड लिबर, ठीक है, तो लिबर को अंडरलाइन किया। और अंडरलाइन भी देखो, एक चीज और बता रहा हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कॉपीज वगैरह में, क्या कि अंडरलाइन करते समय वो क्या करते हैं कि ये इनवायलेबिलिटी है ना, तो इनवायलेबिलिटी लाइन पे लिखा है आपने, आंसर शीट की जो लाइन रहती है, जैसे ये लाइन है तो इस लाइन पे आपने लिख दिया, ठीक है, इनवायलेबिलिटी। अब पॉइंट क्या हो रहा है कि अंडरलाइन यहां करते हैं, ठीक है, दोनों लाइन के बीच में, तो होगा क्या कि जब आप नीचे वाली लाइन में कुछ भी लिखोगे इज द, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो सब एकदम चिपका चिपका लगने लगता है। तो और फिर आर्ग्यूमेंट क्या देते, मैं पूछता हूं तो सर वो अंडरलाइन दिखना भी तो चाहिए, अंडरलाइन करा है, तो अगर आप यहां पे जैसे देखोगे, यहां पे अगर देखोगे तो अभी भी दिख रहा है अंडरलाइन करा हुआ, लाइन के ऊपर ही करना, मतलब बोलोगे बहुत बारीक चीज बता रहा हूं सर, लेकिन बहुत बारीक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे वो चुभती है देखने में, तो हो सकता है कॉपी चेक करने वालों को भी चुभे, फिर वही कष्ट दिया तो नंबर को कष्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अंडरलाइन अगर कर रहे हो तो अंडरलाइन कहां करोगे आप, अंडरलाइन उसी लाइन पे ही करना। और अंडरलाइन में भी एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है पूरा पेपर पोत डाला दिवाली की पुताई, ठीक है, अंडरलाइन में सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। हो सकता है एक पॉइंट में आपको कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है तो मत करो, जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि अंडरलाइन के नंबर मिल रहे हैं। एक और चीज, अब देखो पॉइंट पे पॉइंट खुलते जा रहा है, बताते जा रहा हूं कि ये वाला काम जो है आपका आंसर लाइन खींचना, अंडरलाइन करना, अगर आप स्लो लिखते हो, सुन लो, देखो अब प्रीबोर्ड में आप प्रीबोर्ड दिया आपने, सैंपल पेपर दिया, तो आपको आभास हो गया होगा उस चीज का कि आपका पेपर छूट रहा है कि आप टाइम से कर ले रहे हो। अगर आप स्लो लिखते हो ना तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको अंडरलाइन खींचने के नंबर नहीं मिलते, आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं, तो ये सब काम आखिरी का है। तो पहले पेपर कंप्लीट करना और फिर क्या करना, इसकी मतलब साज सजावट चालू करना, ठीक है। तो ये काम बात का रहेगा, पहले पेपर कंप्लीट करना, क्योंकि पेपर में आंसर लिखने के नंबर मिलेंगे, अंडरलाइन के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो तो ये है, हम क्या कर रहे हैं, हम सोने पे सुहागा लगा रहे हैं उस तरह से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्केल, पेंसिल, लाइंस मैंने आपको बता ही दिया है कि हर आंसर जब खत्म होगा उसके बाद में लाइन खींचना है, लाइन पे ही लाइन खींचना और बढ़िया, ठीक है, पेंसिल से ही लाइन खींचना, पेन का इस्तेमाल मत करना, ये चीजें, और इस तरह से आपका पेपर अट्रैक्टिव बनेगा। कोई स्पेशल सिंबल वगैरह चांद सितारे नहीं बनाना है, सिंपल बुलेट्स लगा के, एरो लगा के काम बढ़ा रहे आगे, ठीक है। किस स्ट्रेटेजी, ठीक है, खुश हो रहे होंगे, किस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल मैं बोल देता हूं, क्या होता है ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक रहता है, तो कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि हमें शॉर्ट में लिखना है आंसर बस, और शॉर्ट में लिखना है तो क्या है, एडवांटेज का क्या लिखते हैं, एडवांटेज डॉट कर देते हैं, गवर्नमेंट का GOVT कर देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का GOVT कर देते हैं। फिर उसके बाद में पता लग रहा है कि जो बच्चे बहुत चैटिंग करते हैं तो वो क्या है कि वो SMS लैंग्वेज ही लिखना चालू कर देते हैं, ये गलतियां नहीं करना है, ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल से मेरा मतलब ये है कि आपको NCERT नहीं छाप के आना है, वहां पे आपसे तो जितना सवाल पूछा है उतना सवाल का जवाब देना है, ठीक है। उस सेंस में आपको आंसर बहुत बड़े नहीं करना है कि लिखे जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये होता है ना ओवर राइटिंग क्या करती है, मरवा देती है। क्यों? क्योंकि ओवर राइटिंग में एक क्वेश्चन को तो बहुत समय दे दिया और फिर क्या होता है, पीछे के क्वेश्चन छूटते हैं अपने, ठीक है। और ओवर राइटिंग के साथ साथ में एक और क्या हो जाता है कि अनइवन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की जब बीमारी लग जाती है तो वो भी बहुत परेशान करती है। कि मतलब शुरुआत का जो 1 घंटा रहता है, मैंने पहले बताया भी मिस्टेक्स टू अवॉइड में, कि शुरुआत के 1 घंटे में तो हम स्नेल की तरह लिख रहे होते हैं और फिर उसके बाद के 1 घंटे में पेन में, पेपर में, कॉपी में, सब में आग लगा देते हैं, बहुत तेज लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो उधर पीछे राइटिंग ऐसा लगता है कि ये कॉपी किसी और की, ये कॉपी किसी और की है, आगे और पीछे देखा जाए। तो शुरुआत से ही एक पेस मेंटेन करके रखना, शुरुआत से यही सोचना कि बस पेपर का टाइम खत्म होने वाला है तो फटाफट लिखेंगे हम, ठीक है। वो चीज ध्यान रखिएगा। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटेजी में आपको आंसर उतना ही लिखना है जितना पूछा है, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग ना करें, ठीक। कॉशियस व्हाइल कटिंग दी मिस्टेक्स, ये वाला पार्ट भी समझ लो। अब क्या हो रहा है ना, जैसे अगर एक आंसर लिख रहे थे आप, माय नेम, ठीक है, इस दिगराज, तो अब आप आंसर लिखते समय आपने क्या कर सकते हैं कि स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, तो RAJ ऐसा कर दिया कुछ आपने, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको काटेंगे। आइडियली काटना कैसे, हमें आइडियली ऐसे काटना है, ठीक है, आइडियली ऐसे काटना है और आगे लिख देना है सही, ठीक, आगे लिख देना सही। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पूरी जो उनके अंदर कला है, ठीक है, कला गलतियों को छुपाने की, वो यही दिखाएंगे, तो वो इसको एक तरह से ऐसा करते हैं कि पूरा
ठीक है, पूरा उसमें समय देते हैं बकायदा 20 सेकंड का, उसको पूरा काटते हैं। अब पूरा काटने के बाद में और मन नहीं भरता है तो पूरा ऐसा भी कर देते हैं। अब ये कॉपी को अगर 1 किलोमीटर दूर से भी इंसान ऐसा दिखाएगा ना कॉपी, तो उसमें आंसर नहीं दिखेगा, ये गलती पहले हाईलाइट होगी। ठीक है, अब एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से उसकी नजरों से दिखा रहा हूं, उनने पेज पलटा, पेज पलटते थे ये आंसर आया सामने, इस आंसर में क्या लिखा है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन सामने से दिख गया यहाँ पे, यहाँ पूरा इंक जो है इतनी ज्यादा इंक वहां पे स्पिल करवा दी उन्होंने काट काट के कि वो ही उसके आंख में पहले चुभ गया। तुम्हें अपनी गलतियां क्यों उजागर करना है, समझ रहे हो मेरी बात को? एक सिंपल लाइन में जब काटोगे ना, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे कहां गया वो पेपर, ठीक है, तो ये देखो, अब इस पेपर में आप देखोगे, इसमें तो कुछ गलती करी नहीं है, ठीक है, इस पेपर में देखोगे तो इस बच्चे ने गलतियां करी है, ठीक है, इस बच्चे ने गलतियां करी है, लेकिन आपको क्या वहां से दूर से दिख रही है गलतियां कहां करी? नहीं। अब जब आप आंसर पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे एंड लिखा था गलती करी है, ठीक है, आफ्टर में गलती करी, तो उसने सिर्फ एक लाइन से काटा है। तो आपको एग्जामिनर को बताना है कि ये गलती से कटा है, तो उसको दिख गया, पूरी दुनिया को क्यों दिखाना इतना बड़ा काट के, समझ में आया? तो वो चीज ध्यान रखना है आपको कि आप गलतियों को काटो ना जब, तो बहुत ज्यादा गंदा ना करो पेपर उसमें। क्यों? क्योंकि वो गलतियां हाईलाइट नहीं करवाना है, जो आंसर लिखा है वो हाईलाइट करवाना है आपको। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, और अगर मान लो कोई पेज गलत कर दिया तो सिंपल एक पेंसिल से ऐसा काटना है। अब वहां पे सब पीटी और 2 3 4 5 क्रॉस ये नहीं खेलना है। तो अगर देखो गलतियां सबसे होती है, इंसान है, लेकिन गलतियां करते समय जब आप गलतियों को काट रहे हैं तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समझ में आया? एक सिंपल लाइन में काटेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में और क्या है? रफ वर्क इन अ क्लीन मैनर। वाह वाह, ठीक है, रफ वर्क इन अ क्लीन मैनर। मैथ्स के पेपर में जैसे रफ वर्क के लिए आपने कॉलम बनाई है ना, तो ऐसा नहीं है कि रफ वर्क के लिए कॉलम बनाया तो बस ये तो अपने घर का कॉलम है, इसको तो पूरा हम गोद देंगे। रफ वर्क को भी आप थोड़ा सफाई से करोगे ना, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि उसमें पेन घिसना ही है अपने को, रफ वर्क को भी थोड़ा सफाई से करोगे तो एक ओवरऑल इंपैक्ट जाता है कि रफ वर्क भी बच्चे ने सिस्टमैटिक तरीके से किया। मतलब यू आर गिविंग द इंपैक्ट ऑफ योर स्किल्स टू द एग्जामिनर। आप कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो पेपर पे दिखा रहे हो आप। तो उस तरह से रफ वर्क को बहुत साफ सफाई के साथ में ही करना है, ठीक है। सेट सम सेक्शनल स्लॉट्स। अब क्या है, एक चीज जो खास करके उन बच्चों को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा जिनका पेपर छूटता है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि पेपर को 3 घंटे का मत देखो, आप सेक्शनल स्लॉट्स फिट कर लो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं प्री बोर्ड करो, इसीलिए कहता हूं सैंपल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। वो 3 घंटे लगा के जब आप एक बार प्री बोर्ड देते हो, सैंपल पेपर देते हो, आपको समझ में आता है कि कहां छूट रहा है, कहां हो रहा है, ठीक है, किस सेक्शन में कितना समय जा रहा है। तो अब अपने लिए एक सेक्शनल स्लॉट बना लो कि यार मुझे इतने से इतने समय में इतना पेपर करना है, इतना टाइम देना सेक्शन बी पे, इतना टाइम देना सेक्शन सी पे, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम हॉल। तो वो वाली चीज जो एग्जाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। इफ यू विल से आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस आल्सो, ठीक है। वैसे तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई, लेकिन एक वीडियो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे टाइम मैनेज किया जाए उस पर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेक्शनल स्लॉट्स बनाओगे तो ये कुछ हैक्स हैं जो आपको आंसर को प्रेजेंट करते समय, पेपर करते समय मदद देगा, ठीक है। तो वो सेक्शनल स्लॉट्स भी आपको बनाए रखना है। क्लियर हुआ? तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है, ये पूरी कहानी थी। आई विश एंड आई प्रे कि नेक्स्ट ईयर जब मैं बच्चों को बता रहूंगा कि इस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है, ये चीजों का ध्यान रखना, ये नहीं, तब मैं आपकी भी कॉपीज इस तरह से लगाऊं, ठीक है, आपकी भी कॉपीज इस तरह से लगाऊं। माय बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप बेहतरीन तरह से एग्जाम में परफॉर्म करें। आंसर प्रेजेंटेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस सीरीज में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक इस सीरीज आंसर राइटिंग, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज को नहीं देखा है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस। आंसर कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, किन गलतियों के क्या सॉल्यूशंस हैं, हर चीज पे हमने बात की है और अल्टीमेटली हमने पेपर प्रेजेंटेशन पे भी बात कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई है। आई नो थोड़ा सा लेंथी हुआ है वीडियो, बट दिस वाज द लास्ट। अभी अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, रिवीजन मायने रखेगा, क्योंकि इतना पढ़ लिया आपने, उसमें से कितना आउटपुट दे के आ रहे हो और कैसे दे के आ रहे हो वो हमने सब कुछ देख लिया। आगे मिलेंगे और भी वीडियोस में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।